हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर हमारा पार्ट 3 है और ये पार्ट 3 के अंदर हमारी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। मीन्स अकाउंट्स में यूज किए जाने वाले शब्द। इसके पहली वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि पीसीएम में किस तरीके के शब्द यूज किए जाते हैं और इकोनॉमिक्स में कैसे वर्डिंग्स यूज होती हैं और मैथ्स में कैसी वर्डिंग्स यूज होती हैं, बायोलॉजी में कैसे यूज होती है। इस पे कुछ मैंने रील भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए, आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और छोटी छोटी बातों को समझते हैं। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं ताकि आप कनेक्ट कर लें। 3-4 दिन के बाद वीडियो आ रही है तो कनेक्टिविटी जरूरी है। देखिए, हम इतनी सारी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं पूरे इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट मोटे मोटे तौर पे हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होते हैं, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, रिसिप्ट क्या होती है। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम ये 19 हो गया सेकंड स्लाइड में, 27 चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट आपके अंदर एक वर्डिंग्स की समझ आ जाए, इस टर्मिनोलॉजी की समझ आ जाए। और इसको समझाने के लिए मैं स्लाइड्स के थ्रू लेके आया हूं, एक स्टोरी के थ्रू इन सारी चीजों को समझाना चाहता हूं सो दैट आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलिए दिल थाम के बैठ लो मेरे भाई लोग। ठीक है, क्या थाम के बैठना है? दिल थाम के बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी जान चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हमने देखा था कि देखो ये भी चीजें हम बीच में आएंगे, इस मैटर पे भी आएंगे कि अकाउंटिंग के अकाउंट्स का प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे बट समय के साथ डिस्कस करेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। स्लाइड्स आगे ले लिया मैंने। हम इस पार्ट पर इस पिक्चर को देख लीजिए, आपको शायद कुछ याद आ गया होगा अगर पिछली वीडियो आपने देखी हो तो। इस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी कि ये बंदा है, इसने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया और जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे कैपिटल कहते हैं। 15 लाख रुपए से इसने बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर इसने बिजनेस सिर्फ पैसे रख देने से बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता, चल नहीं जाता। उसने क्या किया, उसके बाद उस 15 लाख में से 10 लाख रुपए निकाल करके वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप गया और इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए जो आइटम्स उसके खरीदने थे वो शॉप से उसने परचेज कर लिया। तो दूसरा हमारा ट्रांजेक्शन हो गया था, 10 लाख के गुड्स उसने परचेज किए। तो एक नया शब्द हमने सीखा, परचेज। अब ये परचेज कैश में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है। जब क्रेडिट में कोई परचेज किया जाता है, गुड्स परचेज किया जाता है तो क्रेडिटर्स पैदा होते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देता हूं। देखो, अगर ये कैश है तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन अगर ये क्रेडिट में है तो इसे कहते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट में अगर परचेज होता है तो एक टर्म यूज होता है, एक व्यक्ति पैदा हो जाता है, उसे कहते हैं क्रेडिटर्स। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमने देखा था, सिर्फ गुड्स खरीद लेने से इलेक्ट्रॉनिक शॉप नहीं चलती, उसे सही तरीके से अरेंज करके रखना पड़ता है, विंडो ड्रेसिंग करनी पड़ती है। जो दिखता है वही बिकता है माय डियर। और कॉमर्स में बात तो बिल्कुल सर्वविदित सत्य है, जो दिखता है वही बिकेगा। तो दिखाना पड़ता है, दिखाने के लिए फर्नीचर की जरूरत थी तो फर्नीचर बनवा लिया। तो फर्निश्ड कराना भी क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है। उसके बाद सारी चीजें अरेंज हो गई हैं। फिर हमने देखा था कि यार जब शॉपकीपर के हाँ इस दुकान पे जब कस्टमर आएंगे तो उसको बिल देना पड़ेगा। बिल देने के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर चाहिए, तो 35,000 रुपीज का कंप्यूटर और प्रिंटर खरीद लिया था। उसमें से 25,000 तो इमीडिएटली कैश दे दिए थे, 10,000 अभी भी पे करना बाकी है। जो पैसा अभी भी देना बाकी है, वी हैव टू पे इन नियर फ्यूचर विद इन 12 मंथ्स, उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग वर्क। ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आता है। इतनी बात हमने सीख ली है, समझ ली थी। अब हमारा डिस्कशन आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, सारे चीजें हो गई, गुड्स आ गया, फर्नीचर बन गया, चीजें अरेंज हो गई हैं। हमारे पास कंप्यूटर और प्रिंटर भी है कि कोई कस्टमर आए तो बिल हम बना करके दे सकें। तो हमारे पास कस्टमर भी आया और कस्टमर आया तो हमने गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड किया। तो एक नया टर्म हमने सीखा, सेल्स। ठीक है, अब ये सेल्स कैश में भी होता है, क्रेडिट में भी होता है, नगद भी होता है। कैश को कहते हैं नगद और क्रेडिट में अगर होता है तो उसे कहते हैं उधार। ये क्रेडिट वो वाला क्रेडिट नहीं है जो बैंक्स में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्रेडिट है, उधार वाला क्रेडिट है। तो क्रेडिट में ध्यान से सुनिए, जब कोई गुड्स
क्रेडिट में सेल्स किया जाता है तो एक टर्म पैदा होता है, उसे कहते हैं डेटर्स। क्या कहते हैं? DEBTORS। इसमें बी क्या है? साइलेंट है। बी का प्रोनाउंसिएशन में बी वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। बी लेटर का यूज नहीं किया जाता है, वर्ड नहीं लेटर, ठीक है। तो डेटर्स पैदा हो जाते हैं बैलेंस शीट के लिए। एसेट है, डेटर क्या है? बैलेंस शीट के एसेट में लिखते हैं, और ये क्या होता है? करंट एसेट होता है। देखेंगे करंट एसेट क्या होता है, आगे आएगा। सुन लो यार, अभी सुना ही देता हूं, बता ही देता हूं। द अमाउंट विच इज रिसीवेबल विद इन ए ईयर, ठीक है, इज नोन एज करंट एसेट। जिनसे हमें साल भर के अंदर पैसा लेना, वो हमारे करंट एसेट होते हैं। तो डेटर्स क्या है? करंट एसेट का पार्ट है, ठीक है साहब। देखो तो कितने का गुड्स बेचा? टोटल गुड्स इन्होंने बेचा है 7 लाख रुपए के गुड्स बेचे कैश में। ध्यान से सुनना, 7 लाख रुपए का तो नगद बेच दिया, लेकिन उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी? उसकी कॉस्ट थी 5 लाख। मतलब घर पे पड़ा था हमें 5 लाख रुपए का। ऑब्वियस सी बात है, बेचेंगे तो कुछ ज्यादा पर बेचेंगे, हमने 7 लाख रुपए पे बेच दिया। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है 7 लाख और 5 लाख का, ये क्या है? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है? ये 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? आगे अब क्रेडिट में भी गुड्स बेचा है, तो क्रेडिट में जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? मार्केट में उसकी कॉस्ट थी, हमारे को घर में पड़ा था 2.5 लाख रुपए का, हमने बेच दिया है 3,10,000 में। बीच में 50,000 रुपए का ये जो मार्जिन है, ये क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कुछ गुड्स उधार में बेचा, सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा, उसने हमें रिटर्न कर दिया। तो एक नया टर्म आया, सेल्स रिटर्न। नया टर्म आया, सेल्स रिटर्न। इसका बैलेंस क्या होता है? सेल्स रिटर्न का डेबिट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं या सेल्स में से माइनस करते हैं। वो जब फाइनल अकाउंट हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे से समझेंगे भी, सही, ठीक है ना। धीरे धीरे आप सिर्फ सुनते रहें, सुन सुन करके चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, कस्टमर आ रहे थे, गुड्स लेकर के जा रहे थे, लेकिन ये ऑब्जर्व करा शॉपकीपर ने, दुकानदार ने, कि यार टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, इसके लिए तो कस्टमर आते हैं, साथ साथ कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो होम अप्लायंसेस के लिए डिमांड करते हैं। भैया फ्रिज है, वो प्रेस है क्या? भैया वो मिक्सर ग्राइंडर है क्या? जूसर है क्या? तो हमने कहा नहीं, ये तो नहीं है, हमारे यहाँ टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह मिलता है। तो चूंकि कस्टमर आ रहे थे और वापस जा रहे थे, तो हमने सोचा कि यार ये कस्टमर क्यों छोड़ना, हमारे पास स्पेस भी है, उसी जगह एक काउंटर बना देते हैं जिसमें सारे होम अप्लायंसेस रखे जाएंगे। तो पता पड़ा इसके लिए पैसे की जरूरत है। तो फर्म में, कंपनी में, दुकान में उस शॉपकीपर ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। क्या किया? एक्स्ट्रा पैसे लगाए 5 लाख रुपए। उस 5 लाख रुपए से, और पहले से भी पैसा पड़ा हुआ था, वो पैसा लेकर के मार्केट में जाके 8 लाख रुपए की होम अप्लायंसेस आइटम खरीद के ले आए। क्या खरीद के ले आया? होम अप्लायंसेस, गुड्स है। जिस चीज में डील करते हैं वो चीज अगर मार्केट में खरीदी जाए और दुकान में रखी जाए तो उसे कहते हैं गुड्स, ठीक है। तो ये परचेज कैसा है? कैश में परचेज है। उस 8 लाख में से 6 लाख का तो नगद में खरीद लिया और 2 लाख रुपए क्रेडिट में परचेज कर लिया। क्रेडिट सेल्स के लिए डेटर्स वर्ड होते हैं, तो क्रेडिट परचेज के लिए, क्रेडिट परचेज के लिए एक टर्म होता है जिसे कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। ये बैलेंस शीट की कहां आता है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आता है। लाइबिलिटी में कहां? करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। जिस तरीके से डेटर्स करंट एसेट के अंदर आता है, क्योंकि विद इन अ ईयर हमें पे करना है, साल भर के अंदर रिसीव करना है, तो डेटर्स मतलब करंट एसेट, और साल भर के अंदर पे करना है तो करंट लाइबिलिटी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है करंट। करंट यानी चलता हुआ, ठीक है, रुका हुआ नहीं, चलता हुआ, ठीक है। चलिए, इतनी सारी आप पिक्चर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, आसान हो जाएगा। इसको देख करके ना आपके अंदर फील आ जाएगा, आपको लगेगा डेली देखते हैं, इसमें नई बात क्या है, ठीक है। इसलिए सारे पिक्चर्स मैंने लिए हैं। इसके बाद देखो, दुकानदारी चल रही थी, होम अप्लायंसेस भी बिक रहे थे, होम अप्लायंसेस भी हमने खरीद के रख लिया। अब अचानक अर्थक्वेक आया, अनफोर्सीन केसेस की वजह से, और इस अर्थक्वेक की वजह से बिजनेस में लॉस हो गया। 2 टीवी हमारी खराब हो गई, 2 एलसीडी टीवी खराब हो गई, गिर गई। आप देख भी सकते हैं, गिर गई है ये। तो नुकसान हुआ। हमने इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया, क्योंकि इंश्योरेंस हमने करा रखा होगा।
तो इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती पूरा नुकसान नहीं हुआ, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। इंश्योरेंस कंपनी है कि 30,000 पे करेगी सिर्फ, वो कहती है कि हम सिर्फ 30,000 पे करेंगे, पूरा नुकसान तो हुआ ही नहीं है, 100% लॉस नहीं है। तो ये जो बच गया 20,000 रुपए, ये क्या है? इंश्योरेंस कंपनी जो नहीं देने को तैयार है, मैंने रेड से लिखा है, ये क्या है? ये एक्चुअल में लॉस है। और लॉस है तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के। अभी आप इनसे ध्यान में, आप सिर्फ लॉस पे ध्यान दो, लेकिन थोड़ा सा सुन लो, ताकि जब हम फाइनल अकाउंट वगैरह बनाएंगे तो आपके अंदर एक सुना हुआ शब्द रहेगा ना, तो क्लैरिटी रहेगी, आपको लगेगा कि हाँ यार सुना हुआ, कहीं हल्की हल्की सी धुंधली धुंधली सी यादें, इसलिए मैंने सारी बातें ले लिया, ठीक है। इसके बाद 11 नंबर ट्रांजेक्शन क्या हुआ देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बिजनेस में ये होता ही रहता है। आप देखें, सब कुछ हमारे पास कस्टमर आए, हमने 3 लाख रुपए का गुड्स बेचा, सेल्स किया, ये सोल्ड लिखा है, सेल्स। जब हमने 3 लाख का गुड सेल किया तो 15,000 रुपए का तो कैश डिस्काउंट, हम ये मान के चल रहे, हम पहले ही हमने प्राइस को बढ़ाया, 2,85,000 की चीज को 3 लाख पे लाए, 15,000 इन्फ्लेट किया और बाहर एक नोटिस लगा दिया 20% ऑफ, 10% ऑफ, ठीक है। तो हमने, आप देखिए 5% ऑफ का हमने नोटिस लगा रखा था, 5% ऑफ ऐसा नोटिस लगा रखा है। ये क्या है? ये बिना मांगे हुए दिया जाएगा, अनकंडीशनल है ये, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, सामने वाला मांगे नहीं मांगे हमें देना ही है, लेस करना है, बिल कम करके बनेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? अनकंडीशनल होता है, इसीलिए बुक्स के अंदर जनरल एंट्री में ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखा जाता, क्योंकि लॉस तो है नहीं, हमने पहले प्राइस इन्फ्लेट किया, उसके बाद हमने कम कर दिया कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ट्रेड डिस्काउंट था। तो 3 लाख में से 15,000 कम हो गए, बच गए 285। अब 285 का कस्टमर था, हम उसे बेचना चाहते हैं, 285 का माल बेचा, वो हमारा परिचित निकल गया, उसने 2-4 फोन लगाए, बताया अरे भैया मैं तो उनके, आप नहीं बेचाना क्या? किसी से बात करा, वो हमारा जिगरी यार था, तो हमने उसको स्पेशल डिस्काउंट दे दिया उसकी निवेदन पे, उसकी रिक्वेस्ट पे। तो ये जो रिक्वेस्ट पे डिस्काउंट दिया उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। ये एक्चुअल में हमारा लॉस है, ये एक्चुअल में क्या है? हमारा लॉस है, और इसे क्या किया जाएगा? लॉस को जनरल एंट्री करते समय डेबिट किया जाता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स का पार्ट नहीं होता है, जनरल एंट्री का पार्ट नहीं होता है, कैश डिस्काउंट बुक्स में शो करना पड़ता है, ये दिमाग में आप रखें। आगे बढ़ते हैं साहब। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा चल रहा है, ये सारे जो कस्टमर आ रहे हैं, ये कस्टमर को गुड्स दिखाने के लिए हमें वर्कर्स रखने पड़ते हैं, स्टाफ रखने पड़ते हैं, और बिजनेस में होता है, आप देखो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें खर्चे नहीं होते साहब, स्टाफ को सैलरी वगैरह नहीं जाती, छोटा स्टाफ होगा बट होगा, देना तो पड़ता है। तो स्टाफ को हमने क्या दी है? सैलरी दिया है। क्या दिया है? स्टाफ को हमने सैलरी दिया है, और सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस है। कहां लिखा जाएगा फाइनल अकाउंट बनाते समय? ये या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड, सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा जाता है, अभी लिख दिया है, अभी जरूरत नहीं है, आगे आएगा तो समझ में। अब सैलरी ध्यान से देखिए, सैलरी बनती तो 60,000 रुपए, बट हमने 60,000 रुपए नहीं दे पाए, हमने 55 तो दे दिया, 5,000 रुपए अभी भी हमारा देना बाकी है। हमने बोला यार अभी नहीं, अगले महीने ले लेना। तो ये जो येट टू पे है ना, इसे क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। क्या कहते हैं? पहले भी बता चुका हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिकॉज वी हैव टू पे। कहां जाएगा? बैलेंस शीट बनाते समय लायबिलिटी में जाता है, ठीक है, क्रेडिट साइड। ओके, यहां तक आ गई कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, चीजें बहुत आसान है। देखो अब इतनी सारी चीजें हो गई, दुकान में नुकसान भी हो सकता है, जैसे पिछले अर्थक्वेक में हो गया था, हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया। अब इंश्योरेंस का प्रीमियम देखो, हमारा ईयर है 24-25, हम इस साल के लिए काम कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक का जो खर्चा है ना, वो तो क्या है? करंट ईयर है, वो तो करंट ईयर का खर्चा है। लेकिन यहां से यहां का जो खर्चा है ना, वो नेक्स्ट ईयर है। तो यहां से यहां तक का जो खर्चा हमने करंट ईयर का पे किया है, वो तो ठीक है, वो तो कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर का पे किया ना, वो हमारे लिए क्या है? नहीं पे करते तो हमारे पॉकेट में होता है, वो हमारे लिए एसेट है। और अगले साल का कोई पेमेंट कर दिया जाए, कोई एक्सपेंसेस पे कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं प्रीपेड। क्या कहते हैं? एक नया शब्द आपने सीखा, प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड, ठीक।
कहां लिखा जाता है ये? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसका भी मैं ध्यान रख रहा हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, जैसे मैं टीचिंग फील्ड में हूं तो कोचिंग पढ़ाने से जो मेरी फीस होगी उसे कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब मेरे लिए तो सेल्स ही है। एक व्यक्ति ग्रोसरी शॉप लेके बैठा है तो ग्रोसरी शॉप से जो बेचने से जो पैसे आते हैं उसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी सीधी सी कहें, जो भी सेल्स होगा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं तो आता है नेट सेल्स। क्या आता है? नेट सेल्स। इसी नेट सेल्स को कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला सेल्स, उसकी वजह से जो पैसा कमाया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब धीरे धीरे वापस रिपीट होंगे, ठीक है, सुन लो बस, वापस धीरे धीरे चीजें रिपीट होंगी तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आगे जिंदगी भर काम में आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट, देखो इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे बना मैं बताऊंगा। ये मैंने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाया है? ये मैंने बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट। कब बनता है ये? एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब लास्ट में बनाते हैं ना, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, तो उसका एक पार्ट बनाया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर लिखते हैं सेल्स, ध्यान से देखिएगा, उसमें से माइनस करते हैं सेल्स रिटर्न, तो ये जो फिगर आता है उसे कहते हैं नेट सेल्स। यहां पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा, अभी मेरा पर्पज सिर्फ COGS पे फोकस करना है, इसलिए कहां से COGS बना है वो आपको बता रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक, इधर टोटल है और यहां पे लिखा जाता है टू ओपनिंग स्टॉक, फिर यहां लिखते हैं टू परचेजेस, उसमें से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न तो आता है नेट परचेजेस, और फिर यहां लिखते हैं टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बहुत सारे नाम होते हैं, जब फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और फिर यहां पे आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। इधर की टोटल लगाते हैं, उसमें से ये सब माइनस कर देते हैं, जो बचता है उसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब COGS क्या है? जो गुड्स बेच दिया उसकी लागत, उसकी कीमत। तो आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा बोल्ड कर रहा हूं, इसी चीज को बोल्ड कर देता हूं। यहां से लेके यहां तक की टोटल माइनस दिस, माइनस दिस, यही क्या है? यही है COGS। मतलब फॉर्मूला बनाए तो क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये कहते हैं COGS की कहानी हो गई खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉइंग्स, आप देखें इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं ड्रॉअर से, बिजनेस के ड्रॉअर से कुछ पैसे निकाल रही है ये लेडी। ठीक है, तो पर्सनल पर्पज के लिए, अगर बिजनेस के लिए निकाले तो ड्रॉइंग्स नहीं है, पर्सनल पर्पज के लिए अगर कुछ पैसे विड्रॉ कर लेती है तो इट्स अ ड्रॉइंग्स। ठीक है, ड्रॉइंग्स ऑफ कैश है, कैश निकाल रही है तो कैश। गुड्स पसंद आ गया, घर के लिए ले गई तो ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स क्या होता है? पर्सनल पर्पज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाला जाए, गुड्स निकाला जाए या कैश निकाला जाए तो ड्रॉइंग्स में आता है। कैपिटल में से माइनस किया जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटर्स, अभी हमने देखा था डेटर्स कब पैदा होते हैं? जब क्रेडिट सेल्स किया जाता है तब डेटर्स पैदा होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, डेटर्स 3 टाइप के होते हैं। डेटर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से साहब? गुड डेटर्स, अच्छे लोग, बैड डेटर्स, बुरे लोग, और एक डायलेमा वाले, सस्पेंस वाले, पता ही नहीं पड़ता है पैसा देगा नहीं देगा। जब जाओ तो बहुत मीठी मीठी बातें कर, अरे भाई साहब आओ, अरे भाई साहब इतने दिन, अरे भाई साहब मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था, अरे भाई साहब चाय लोगे, अरे चाय ला बेटा, चाय ला, चाय ला, इनके लिए चाय ला। लेकिन जब पैसे की बात है, भाई साहब अभी बहुत स्थिति खराब, दे दूंगा आपको, अभी पैसे नहीं है, बस आप जाओ, एक आध दिन में व्यवस्था करके देता हूं। हर बार यही बोलता है वो, बट पैसे नहीं देता। ठीक है, तो और ऐसे लोगों का इलाज क्या भाई साहब?
गले की हड्डी है, न तो निगलते बनता है न उगलते बनता है, ऐसी वाली बात है। तो उसे कहते हैं डाउटफुल डेट्स। क्या कहते हैं? डाउटफुल। देखो आप देखो, मैंने पिक्चर क्या बनाया, वो लेडी के पैर को पकड़ लिया उसने, ठीक है, और बिल्कुल मिन्नतें कर रहा है, अरे दे दूंगा, देता भी नहीं है, हर बार यही करता है, चापलूस व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें तो ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये भी अच्छा है, मैं तो कहता हूं बिजनेस के लिए। साफ साफ बोल तो दिया, नहीं देना पैसे, जो तेरे से उखाड़ते बने उखाड़ ले, कर ले। हमें पता तो है कि नहीं मिलेगा भाई, हमारे में ताकत होगी तो निकाल लेंगे, नहीं है तो हम हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये तो टाइम वेस्ट करवाते हैं। और इन्हीं के लिए क्या बनाया जाता है? प्रोविजंस बनाए जाते हैं। ये प्रोविजंस क्या होता है समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। ठीक है, स्टोरी आपको ये सारी चीजें क्यों दिखा रहा हूं, ताकि स्टोरी क्यों बता रहा हूं, पिक्चर क्यों दिखा रहा हूं, ताकि जब ये सारी चर्चा करें तो आपको क्लिक हो जाए, एक बार में क्लिक हो जाए। लास्ट स्लाइड में हम आते हैं। बिजनेस इतना सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, सब कुछ चल रहा था। बिजनेस में अगर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो पैसा आना है 10 करोड़ और जाना है 10 करोड़ से ज्यादा, तो स्थिति बनती है, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। जेब खाली हो जाती है, जेब खाली हो जाती है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, और सॉल्वेंट का मतलब स्थिति अच्छी है, गुड पोजीशन है, ठीक है। यहाँ जेब में नोट है, आप देख सकते हैं जेब में नोट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, कंक्लूड करूं आज की वीडियो, 2-3 चीजें रह गई हैं जो मैंने कहा था मैं बाद में डिस्कस करूंगा समय समय के साथ। देखो ये तो जनरल एंट्री के रूल्स हैं, चैप्टर आएगा उसमें ये डेबिट के कुछ रूल्स और क्रेडिट के रूल्स हम पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। ये रूल मैंने अलग से बनाया है, वो क्यों बनाया है आपको समझाऊंगा, आपके कन्वीनियंस के लिए बनाया ताकि आसान हो जाए। उसके बाद ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, इसके बाद कोई भी अकाउंटिंग करने जाओगे, कोई भी काम करोगे, उसका एक प्रोसेस होगा। सबसे पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहली चीज को कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, कि कोई चीज पैदा कहां से हुई। फिर होता है जनरल एंट्री, अभी मैंने बताया जनरल एंट्री के लिए कौन से रूल्स लगेंगे और कैसे करेंगे बात को। उसके बाद होता है लेजर, उसके बाद होता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फाइनल अकाउंट। ये जितनी बार मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट का, वो फाइनली बनाया जाता है कि ये पता लगाने के लिए कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या है? फाइनल अकाउंट, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये ध्यान रखोगे तो हर बार जब हम वीडियो में पढ़ेंगे तो मैं इस बात की चर्चा करूंगा और इस बात की चर्चा करूंगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखोगे तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, अकाउंट्स में बिल्कुल मजा आने लग जाएगा, आप बहुत स्मूथ वे में आगे बढ़ जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो आज की वीडियो इसी बात के साथ मैं समाप्त करता हूं, लंबी हो जाएगी नहीं तो बहुत ज्यादा वीडियो, डिटेल में धीरे धीरे और जब चीजें आएंगी तो आपको मैं बताता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं आज की वीडियो को। वंदे मातरम, जय हिंद।